हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके ना। जैसा आपको पता है कि अभी हम यहाँ पे करेंटली CDS 125 के आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे थे उनको हम सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। जिसमें अभी तक हमने यहाँ पे साइंस सेक्शन अपना पूरा कंप्लीट कर लिया और इकोनॉमिक्स के मैंने आपको यहाँ पे PYQs कराए थे पिछले साल के आपके पिछले वीडियो में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग यहाँ पे पॉलिटी के यहाँ पे क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपको यहाँ पे CDS में पूछे थे। और इसके अलावा आपको यहाँ पे ऑलरेडी पता होगा कि हमारी यहाँ पे जो PYQ सीरीज़ है वहाँ पे हम लोग अभी तक 2019 से 2024 तक तो आपको मैं ऑलरेडी यहाँ पे करवा चुका था और अब हम यहाँ पे CDS 1 2025 के आपके क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने पिछले वीडियोस में नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लेना, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना ताकि ज़्यादा वीडियो यहाँ पे लोगों तक पहुँच पाए, उनकी यहाँ पे हेल्प हो पाए। तो चलो अब हम यहाँ पे बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिला था, बहुत ज़्यादा सिंपल सा आपका क्वेश्चन है। आपको बस सिंपल टर्म्स में ये पूछा है कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आपका जीएसटी को लागू किया गया था या फिर इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा याद रखना कि आपका जो जीएसटी है ये बेसिकली आपका यहाँ पे लागू किया गया था 101 के थ्रू। ठीक है, तो 101 जो आपका है वो आपका करेक्ट होगा, जो कि आपको दे रखा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में ही। ठीक है, तो ये प्लीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अमेंडमेंट्स के ऊपर जनरली क्वेश्चन आते हैं, कमिटीज़ के ऊपर आते हैं, ये आपको याद रखना है। कमीशंस के ऊपर आते हैं, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना। और केसेस, ठीक है, ये बेसिकली 4 स्टैटिक पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा हर साल आपके एग्जाम में। इसके अलावा आप यहाँ पे ये भी देखोगे कि अभी प्रेजेंट टाइम में स्टैटिक पोर्शन थोड़ा पॉलिटी का ऐसा आने लगे कि आपको सीक्वेंस वाइज लगाने को बोल देता है कि आपके सीएम को सीक्वेंस वाइज लगाओ या फिर पीएम जो आपके थे उनको लगाओ या प्रेसिडेंट्स को लगाओ। तो वो सब आपको ना सीक्वेंस थोड़ा आइडिया हो तो आपको यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ ये भी पता हो कि लोकसभा के स्पीकर्स कौन कौन रहे हैं जो कि आपके आगे जाके मान लो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा स्टैटिक है, इनके ऊपर थोड़े एक एक दो बार ना ज़रूर इनको यहाँ पे ज़रूर देखते हुए जाना। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्टैटिक पॉइंट होते हैं, इनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस जो आपके सीक्वेंस वाइज लगाने वाले जो आपके होते हैं उनको प्लीज़ यहाँ पे थोड़ा 2-4 बार ज़रूर देख लेना। ठीक है, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ यहाँ पे बैठ जाए। अब यहाँ पे आपका जो जीएसटी है, अगर हम इसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं तो हमने जैसे देखा हमारा यहाँ पे ये 101 के थ्रू बेसिकली आपका ऐड हुआ है। इसी के साथ साथ आपका जीएसटी काउंसिल यहाँ पे ऐड हुआ है। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो चलो आपके पिछले सीडीएस का एग्जाम का है, पर इस बार भी अगर आप देखोगे तो जीएसटी आपका अच्छा खासा न्यूज़ में भी है, क्योंकि अभी यहाँ पे स्लैब्स वगैरह चेंज हुए हैं उसके। तो इसकी वजह से ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है कि जीएसटी काउंसिल के बारे में पता होना चाहिए आपको। साथ ही साथ उसमें क्या वोटिंग क्राइटेरिया है ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस करी हैं पीवाईक्यूज़ वाले आपके जो हमने पिछले बार कर रखे हैं। तो प्लीज़ उनको ज़रूर देख लेना। ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे शुरू से नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो आपको बाकी दे रखे हैं वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब आपको बी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे 102 आपका अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो 102 है बेसिकली ये आपका आया था यहाँ पे 2018 में लाया गया था। ठीक है, और इसने यहाँ पे किया क्या था, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो बेसिकली आपका यहाँ पे जो 338 बी आपको आर्टिकल देखने को मिलता है ना, जो कि बात करता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में। ठीक है, तो ये उसने बनाया है। इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के थ्रू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आपका बना है आर्टिकल 338 बी के थ्रू। ठीक है, मतलब बी के अंदर ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना। अब दूसरा यहाँ पे याद रख लेना कि ये जो 101 है ये आपका आया था 2016 में। ठीक है, तो ईयर भी हमें थोड़े हमें यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसका आइडिया रहना चाहिए, ताकि अगर आपको ईयर के साथ पूछ ले तो आप यहाँ पे एटलीस्ट आंसर कर पाओ। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे दे रखा है 104। अब देखो 104 बेसिकली आपका यहाँ पे जो था, इन्होंने क्या किया था कि जो आपकी एंग्लो इंडियंस की 2 सीट्स हुआ करती थी ना, वो बेसिकली यहाँ पे क्या कर दी, यहाँ पे अबॉलिश कर दी। ठीक है, एंग्लो इंडियंस की जो सीट्स हुआ करती थी लोकसभा में वो यहाँ पे कर दी इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पे अबॉलिश्ड। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। ईयर पूछ ले यहाँ पे, ठीक है, ईयर के साथ याद रखना 2020 का आपको यहाँ पे ईयर भी पता होना चाहिए। अब एंग्लो इंडियंस की सीट आपकी लोकसभा वाली भी, ठीक है, और साथ ही साथ आपकी यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली वाली भी। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। लेजिस्लेटिव असेंबली आपकी स्टेट में होगी, लोकसभा आपका यहाँ पे जो सेंट्रल लेवल है वहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा हमने यहाँ पे ये भी देखा था कि आपके एससी और एसटी के जो रिजर्वेशंस है उनको क्या कर दिया था, यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया था अप टू 10 ईयर। ठीक है, तो एससी और एसटी के जो रिजर्वेशंस है तो बेसिकली उनको क्या कर दिया था यहाँ पे इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया था आपके अनदर 10 ईयर्स के लिए। ठीक है, फॉर अनदर 10 ईयर्स। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें याद रखना इस पर्टिकुलर आपके अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, फिर आखिरी वाला आपको बोल रहा है यहाँ पे 106 अमेंडमेंट एक्ट। अब देखो 106 आपको पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में रहा है, ये आपका आया था 2023 में
जो कि बेसिकली बात करता है यहाँ पे 33% रिजर्वेशन सीट्स के बारे में फॉर वुमेन, ठीक है, रिजर्वेशन सीट्स के बारे में फॉर वुमेन, ठीक है। और कहाँ पे, ये आपका है लोकसभा में, ठीक है, और आपके यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टेट में। तो बेसिकली अभी यहाँ पे कंप्लीटली तरीके से लागू तो नहीं हुआ है, पर आपका ये पास हो चुका है, एक टाइम तक आपका ज़रूर यहाँ पे लागू हो जाएगा 100%, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे याद रखना कि 33% बेसिकली यहाँ पे बात करता है कि वुमेन्स को यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, जितनी भी उनकी रिस्पेक्टिव सीट्स वगैरह हैं उन सबको यहाँ पे देखते हुए। अब देखो यहाँ पे चारों जो आपके अमेंडमेंट्स है चारों इंपॉर्टेंट है, और ये तो आपको यहाँ पे लेटेस्ट वाले दे दिए हैं, पर इसके अलावा भी हमने यहाँ पे और भी डिस्कस किए थे, जैसे खासकर आपके लैंग्वेजेस वाले थे, ठीक है, 21st 71st 92, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर आपका वोटिंग राइट किसके थ्रू चेंज किया गया था, आप देखो इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो हो सकता है आपको उससे रिलेटेड, वोटिंग राइट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि वोट चोरी वगैरह ये सब ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। अब वो है नहीं है वो अलग चीज़ आती है, अलग सिनेरियो है, पर हमें, क्योंकि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो चीज़ करंट में चल रही है उसको हमें स्टैटिक पोर्शन से लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे ज़रूर देख के जानी है, और वो सारी चीज़ हम पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको वीडियो को लंबा करने के बजाय आप पिछले जो हमने पीवाईक्यूज करे हैं वहाँ पे मैंने आपको टॉपिक वाइज में भी यहाँ पे सेग्रीगेट करके बताया, तो वहाँ से आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। फिर इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखो आपका यहाँ पे ये है रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। ये बेसिकली आपका है रिपीटेड क्वेश्चन, पीवाईक्यू सीरीज में देखोगे आपको यहाँ पे मिल भी जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग यूएन एजेंसीज हैज रिसीव द नोबेल प्राइज मोर देन वंस, किसको एक से ज़्यादा बार नोबेल प्राइज मिल रखा है, ये आपका बेसिकली रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे याद रखना। तो उसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे यूएनएचसीआर, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा इनको ना डिटेल में कर लेते हैं, क्योंकि इनके ऊपर अब क्वेश्चन बन रहे हैं, पिछले एक दो बार से हम देख रहे हैं यहाँ पे कि नोबेल प्राइज से रिलेटेड आपकी यूएन ऑर्गेनाइजेशन हो गई या फिर कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की, उसके रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे पहला दे रखा है यहाँ पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इन सब के आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। अब यहाँ पे इसने भी बेसिकली आपका नोबेल पीस प्राइज यहाँ पे जीता था, और ये जीता था 1969 में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पीस प्राइज लिख दे रहा हूँ, वैसे भी आपको पता है पीस प्राइज में अभी प्रेजेंटली क्या चल रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, हो सकता है इससे रिलेटेड, पीस प्राइज से रिलेटेड आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो ज़रूर देखते हुए जाना, ठीक है। अब यहाँ पे यूएन से रिलेटेड हम थोड़ी बात कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन से, तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो आईएलओ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसने पीस प्राइज जीता था 1969 में, और ये सिर्फ इसने एक ही बार जीता है, ठीक है। कोई भी नोबेल प्राइज आप देख लो, और उसने कौन सा जीता था, पीस प्राइज जीता था, और वो भी यहाँ पे सिर्फ एक ही बार जीता है कोई भी नोबेल प्राइज, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये अपना आंसर नहीं होगा। फिर अगर आपको यहाँ पे जो दे रखा है वो आपको दे रखा है WFP, जो कि आपका है यहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और ये ज़्यादातर आप देखोगे जो आपकी अफ्रीकन कंट्रीज है ना, वहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा आपको काम करती हुई नजर आएगी, खासकर आपकी फूड प्रोग्राम वाली, ठीक है। अब इसने भी आपका यहाँ पे पीस प्राइज ही जीता है, ये जीता था इन्होंने यहाँ पे 2020 में, सबसे लेटेस्ट आप ऐसे मतलब थोड़ा रिलेट कर सकते हो, ठीक है। और जैसा आपको नाम में भी दिख रहा है, फूड से रिलेटेड काम करते हैं, मतलब यहाँ पे हंगर को बेसिकली खत्म करने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके जो फूड की वजह से कन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना यहाँ पे लोगों के बीच में, सोसाइटीज़ के बीच में, ठीक है, कंट्रीज़ के बीच में, उसके लिए बेसिकली आपके यहाँ पे ये प्रोग्राम या फिर आप बोलो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे काम करती है। और ये भी, इन्होंने भी जीता था पीस प्राइज, और जीता था 2020 में, और इन्होंने भी सिर्फ और सिर्फ एक ही कोई नोबेल प्राइज जीता है अब तक, ठीक है। तो अपना ये भी आंसर नहीं होता। फिर आपको दे रखा है यूनिसेफ। अब यूनिसेफ भी अपना आंसर नहीं है, क्योंकि हमें आंसर तो पता ही है, ऑब्वियस सी बात है, पर इनके बारे में भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे याद रखना, यूएन से तो आपका हो गया यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। फिर आपका है यहाँ पे इंटरनेशनल चिल्ड्रंस, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है, इमरजेंसी फंड्स, ठीक है, फंड। तो आपको इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, ठीक है। क्या पता आपको स्टेटमेंट में फुल फॉर्म दे दे कोई ना कोई एक स्टेटमेंट, जो एक बेसिक क्वेश्चन बन जाएगा वैसे तो अगर देखोगे, पर किसी भी तरीके से दिया जा सकता है। तो पीस प्राइज इन्होंने भी यहाँ पे बेसिकली जीता था, और इन्होंने जीता था 1965 में, मतलब उससे भी पहले इन्होंने जीता था। और इन्होंने भी कोई एक ही सिर्फ पीस प्राइज, मतलब यहाँ पे कोई भी एक नोबेल प्राइज जीता, और वो भी इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था पीस वाला, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना, अगर आपको बोले कोई भी एक नोबेल प्राइज किसने जीता है, तो उस केस में आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन याद रहनी चाहिए। फिर अगर आपको बोले कि पीस प्राइज किसने जीता है, तो उसमें भी आपको यहाँ पे थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने 3 बार नोबेल पीस प्राइज जीता है, ठीक,
मतलब एक-एक हर एक ने एक-एक, ठीक है? उसके बाद आपका आता है यहाँ पे यूएनएचसीआर। अब यूएन से जैसा आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे, ये तो आपका हो गया यूनाइटेड नेशंस। फिर आपका यहाँ पे है एचसीआर से कमिश्नर हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ठीक है? फॉर रेफ्यूजीज, ठीक। तो यहाँ पे यूएन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज इस बेसिकली यहाँ पे इसका नाम रहेगा, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने जीता है ये पीस प्राइज ही इन्होंने भी जीता है, और इन्होंने 2 बार जीता है। एक तो जीता था 1954 में, और एक जीता है यहाँ पे 1981 में, ठीक है? तो ये चीज़ हमें यहाँ पे याद रखनी है। अब 1954 में आप यहाँ पे याद रख सकते हो यहाँ पे कि वर्ल्ड वॉर 2 के लिए बेसिकली इनको यहाँ पे मिला था, जहाँ पे इन्होंने रेफ्यूजीज की मदद करी थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है? तो यहाँ पे याद रखना आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, जैसे आपको नाम भी दिख रहा है ना यहाँ पे रेफ्यूजीज, तो आप ऐसे सीधे सीधे रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे मैं इवेंट लिख रहा हूँ वर्ल्ड वॉर 2, तो उससे रिलेटेड बेसिकली उन्होंने काम किया होगा यहाँ पे, रेफ्यूजीज की ही मदद की होगी, क्योंकि ये रेफ्यूजीज के लिए ही काम करते हैं, ठीक है? तो आप ऐसे याद रखना। तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर बेसिकली रेफ्यूजीज के लिए इन्होंने यहाँ पे काम किया था, उसके लिए इनको पहली बार नोबेल पीस प्राइज मिला था 1954 में। फिर इनको 1981 में वापस से यहाँ पे नोबेल प्राइज मिला था, और ये बेसिकली आपका था यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे, ठीक है? मतलब ग्लोबली अगर हम बात करें ह्यूमैनिटेरियन एड्स की वजह से, आप बोल सकते हो असिस्टेंट्स की वजह से, आपके रिफ्यूजिंग जो आपका रेफ्यूजीज हैं ग्लोबली, ठीक है, किसी भी कंट्री में हो सकते हैं, तो उनके लिए बेसिकली आप बोल सकते हैं यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे यहाँ पे इनको मिला था। एज आ कोई पर्टिकुलर इवेंट के तौर पे यहाँ पे इनको नहीं मिला था, सारे इनके जो प्रोग्राम्स चल रहे थे अलग अलग कंट्रीज में, तो उन सबको देखते हुए इनको यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज मिला था दूसरी बार 1981 में, ठीक है? तो हमने यहाँ पे चारों ऑर्गेनाइजेशन देखी, चारों इंपॉर्टेंट है, यही चारों बार बार पूछी जा रही हैं, तो ये प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर याद रख लेना। पीस प्राइज ही जीता है सबने के सबने, बस फ़र्क ये है कि बाकी 3 जो शुरू के थे वो उन्होंने एक-एक बार ही जीता था, और इन्होंने यहाँ पे 2 बार जीता है। अब देखो यहाँ पे ईयर भी इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस वाइज़ लगाने को बोल दे अगर मान लो, तो पता होना चाहिए, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट याद क्या रखना है आपको, यूएनएचसीआर ने सबसे पहले जीता है, उसके बाद आपका आ जाता है यूनिसेफ, फिर आपका आईएलओ, और फिर आपका डब्ल्यूएफपी। तो यहाँ पे आप ये मत सोच के चलना कि यूएनएचसीआर ने 2 बार जीता है तो हम 1981 का लेके चलेंगे। जब कोई पहली बार जीता है तो हमें पहला वाला मानना होता है, वरना आपको वहाँ पे डिफाइन कर देगा कि 2 बार है या कितनी बार पे, उसके हिसाब से, ठीक है? तो प्लीज़ यहाँ पे इन चीज़ों को, छोटी-छोटी चीज़ें जो आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। अब यहाँ पे देखो ये छोटा-सा आपका आ गया, तो यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखो सीडीएस के पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ है आपकी, ये आप देख सकते हो, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो लेटेस्ट वाली है उसको आप फॉलो कर लो, ठीक है? ये आपकी ओल्ड सीरीज़ है, जहाँ पे हमने 2024 तक के जो पहला सीडीएस था वहाँ तक के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पर इसमें आपके जो आपका लेटेस्ट भी अभी चल रहा है, जो आप वीडियोस देख रहे हो, ये भी आपको सिर्फ इसी प्लेलिस्ट में ही देखने को मिलेंगे, तो इसको सेव कर लेना। और आने वाले कोई भी सीडीएस एग्जाम की आप तैयारी करो, तो उससे रिलेटेड कोई भी पीवाईक्यू वीडियो बनेगा तो आपको इसी चैनल, इसी पर्टिकुलर सीरीज में ही देखने को मिलेगा, ठीक है? तो आप इसको सेव करके देख सकते हो। अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो आप ज़रूर देख लेना, आपको पीवाईक्यू से थोड़ा आइडिया लग भी जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं और रिपीट भी होते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन। और बाकी आपका यहाँ पे सीएपी पीवाईक्यू की भी आपकी सीरीज़ है, तो ये भी ज़रूर देख के जाना। जैसा आपको हमेशा बोलता हूँ, ये डिफेंस लेवल के आपके टेस्ट हैं, आपके सीएपीएफ हो गया, आपका सीडीएस या एनडीए, तो आप इनमें ना आपस के मतलब पीवाईक्यूज जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनके लगा के जाया करो, ठीक है? अब सीडीएस और आपका सीएपीएफ तो एग्जैक्टली सेम ही है, अगर आप सीएपीएफ के पेपर 1 की बात करोगे तो आप यहाँ पे क्वेश्चंस लगा के जाओगे एक दूसरे के, तो आपको दिखेगा कि आपके क्वेश्चंस ना मैच होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं वो आपके मैच ज़रूर होते हैं, ठीक है? तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चले, तो अगला आपको दे रखा है यहाँ पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में, ठीक है? तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आपको पता होगा यहाँ पे, ये आपकी एक तरीके की बॉडी है। अब किस तरीके की बॉडी है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो जैसे आपको पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आपको जैसे पता होगा कि कोई भी अपॉइंट हो रही है, जो हाईएस्ट लेवल की पोस्ट है, जो आप बोल सकते हो सेंट्रल लेवल की पोस्ट है, ऊपर के लेवल की पोस्ट है, वो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, ठीक है? मैक्सिमम चांस आपको दिखेंगे यही होते हुए, ठीक। और वहीं पे अगर आप स्टेट लेवल में जाओगे तो वहाँ पे आपको गवर्नर का केस ज़्यादा होता हुआ नजर आएगा। बस आपका जो फ़र्क आता है वो आपके जजेस के क्राइटेरिया में आ जाता है, जहाँ पे गवर्नर का इतना एज सच इम्पोर्टेंट रोल नहीं आता है। अगर हम सेंट्रल लेवल के आपके जजेस की बात करें, या फिर आप जैसे हाई कोर्ट हो गया, या फिर आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, उसके बारे में, तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई हैं कि कौन किसको अपॉइंट करता है, तो उसको प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है? तो यहाँ पे जो आपका पहला स्टेटमेंट है एकदम करेक्ट है कि आपका सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है, ये अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है? तो पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, बस फ़र्क क्या है यहाँ पे, ये अपॉइंट करते ज़रूर हैं, पर ऐसा नहीं है कि इनका मन करा उसको अपॉइंट कर देंगे, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक पर्टिकुलर सिलेक्शन कमेटी बैठती है, और वो जिसका नाम बताती है प्रेसिडेंट, उसको अपॉइंट करते हैं, ठीक है? तो प्लीज़ इस चीज़ को आपको यहाँ पे समझना है कि आपकी एक सिलेक्शन कमेटी बैठती है, और वो सिलेक्शन कमेटी
जिसका नाम यहाँ पे रिकमेंड करती है एक तरीके से, तो उसको यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि प्रेसिडेंट जिसको चाहेंगे उसको अपॉइंट कर देंगे। तो ये प्लीज यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे समझनी है। दूसरा आपको यहाँ पे दे रखा है कि उस कमेटी में जो अपॉइंट बेसिकली रिकमेंड करती है यहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को, उसमें आपके मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होते हैं एज अ मेंबर। तो आपका ये स्टेटमेंट भी क्या है यहाँ पे एकदम सही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम उस कमेटी की थोड़ी बात कर लेते हैं कि कौन कौन उसमें होता है, तो यहाँ पे याद रखना इस पर्टिकुलर सिलेक्शन कमेटी में आपके हो गए पीएम, ठीक है, जो कि आपके चेयरमैन है या फिर आप बोल सकते हो चेयरपर्सन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना एक तो आपके मेंबर हो गए यहाँ पे पीएम, दूसरे आपके मेंबर हो गए यहाँ पे होम मिनिस्टर, ठीक है, जो जैसे अभी के केस में अगर आप देखो तो अमित शाह जी हैं, ठीक है। फिर तीसरे आपके होते हैं यहाँ पे लीडर ऑफ ओपोजिशन, ठीक है, लीडर ऑफ ओपोजिशन। अब अगर मान लो यहाँ पे जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में तो आपके यहाँ पे राहुल गांधी हो गए, पर अगर जैसे पिछला इलेक्शन आप देखो, ठीक है, तो पिछली गवर्नमेंट के टाइम पे लीडर ऑफ अपोजिशन यहाँ पे नहीं था। तो उस टाइम पे बेसिकली क्या था कि जो आपकी सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होगी ना, तो उसको जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो लीडर यहाँ पे एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना दो सिनेरियो बनते हैं। एक तो तीसरे में आपका रहेगा या तो लीडर ऑफ अपोजिशन है तो वही यहाँ पे काउंट हो जाएंगे, जैसे प्रेजेंट टाइम में आपके यहाँ पे राहुल गांधी हो गए। अगर यहाँ पे मान लो कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होता, ठीक है, उनको यहाँ पे मेजोरिटी सीट्स मान लो जितनी चाहिए यहाँ पे बनने के लिए एक पर्टिकुलर परसेंटेज होता है, अगर वो नहीं मिलती इनको, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो आपके यहाँ पे लीडर होते हैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के, वो यहाँ पे थर्ड मेंबर बन जाते हैं, ठीक है, लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, ठीक है। तो ये प्लीज यहाँ पे याद रखना, ये आपके यहाँ पे क्या एक इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑपोजिशन में, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे याद रख सकते हो सिंगल लार्जेस्ट ओपोजिशन पार्टी, ठीक है। वरना तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसकी सरकार बनेगी वही यहाँ पे लीडर वापस से आ जाएगा, तो ऐसा तो होगा नहीं, है ना। तो लार्जेस्ट ओपोजिशन, अपोजिट लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना ओपोजिशन पार्टी, ठीक। तो तीन मेंबर्स हैं आपके, एक पीएम, एक होम मिनिस्टर, और तीसरा आपके या तो अगर ऑपोजिशन लीडर है प्रेजेंट तो वो रहेंगे, अगर आपका लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है तो उस केस में जो भी आपकी ऑपोजिशन पार्टीज हैं उसमें जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसके लीडर को यहाँ पे थर्ड मेंबर माना जाता है। तो ये आपका क्या है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। और वही सेम चीज आप देखोगे तो थर्ड स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बता रही है कि इन सर्टन circumstances the leader of the single largest group in opposition in Lok Sabha can be on the committee to recommend the appointment of Central Vigilance Commissioner। तो वो आपको मैंने अभी बताया कि जब आपका लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो उस केस में जो भी आपकी अपोजिशन पार्टीज हैं उसमें जो आपकी सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी रहेगी जिसका सबसे ज्यादा सीट्स आप ऐसे बोल सकते हो जो क्लोजेस्ट है आपके यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन बनने में, तो वो वाला जो लीडर होगा बेसिकली उसको यहाँ पे एज अ मेंबर काउंट किया जाता है आपके इस पर्टिकुलर कमेटी का, ठीक। तो अगर आप देखोगे तो अपना राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट्स आपकी क्या यहाँ पे करेक्ट है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देखोगे आपको यहाँ पे दे रखा है कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखो ये वाला आपका जो क्वेश्चन है ना इसको आप स्टैटिक में भी काउंट कर सकते हो और करंट अफेयर में भी काउंट कर सकते हो, क्योंकि जब ये आपका क्वेश्चन पेपर बना था बेसिकली उस टाइम पे इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी आपका बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ठीक है। तो इसकी वजह से आप यहाँ पे बोल सकते हो आपको ये क्वेश्चन पूछा है, और ये आपका पॉलिटी में भी आप काउंट कर लो, स्टैटिक में काउंट कर सकते हो, जिसमें आप काउंट करना चाहो उसमें आप कर सकते हो, या फिर करंट अफेयर्स में काउंट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना क्योंकि अब डेमोक्रेसी का आ गया था इसलिए मैंने इसको पॉलिटी में ले लिया, वरना आप स्टैटिक वगैरह में भी काउंट कर सकते हो। तो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी जो आपका यहाँ पे है, ठीक है, इससे रिलेटेड अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो अपना करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे 15 सितंबर। अब ये जो बाकी तीन जो आपको डेज दे रखे हैं इनके बारे में अगर हम थोड़ा देखें तो पहला आपको जैसे दे रखा है यहाँ पे 28 जनवरी। अब जो ये 28 जनवरी है ना बेसिकली ये आप देखोगे कि यूएसए के जब भी यहाँ पे प्रेसिडेंट बनता है तो जब वो ओथ लेता है ना जब भी नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, बेसिकली इलेक्शन तो पिछले साल ही हो गए थे जैसे आपको अभी प्रेजेंट का भी अगर पता है, तो पिछले साल ही यहाँ पे ट्रम्प जीत गया था, ठीक है। पर अगर अभी देखोगे तो जब उसने बेसिकली यहाँ पे लिया अपना ओथ तो वो बेसिकली डेट था आपका 28 जनवरी, तो वो फिक्स डेट है एक तरीके से, ठीक है। और इसलिए इनको इस पर्टिकुलर डेट को यहाँ पे मनाया जाता है इनॉग्रेशन डे के तौर पे भी। तो आप यहाँ पे ये भी पॉइंट याद रख सकते हो कि इस पर्टिकुलर डे को यहाँ पे मनाया जाता है इनॉग्रेशन डे इन यूएस, इनॉग्रेशन डे इन यूएसए, ठीक है। तो ये भी क्या आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप यहाँ पे याद रख सकते हो। फिर दूसरा आपको यहाँ पे दे रखा है 1 जुलाई। अब देखो 1 जुलाई बेसिकली आपका है यहाँ पे नेशनल नेशनल डॉक्टर्स डे,
ठीक है, नेशनल डॉक्टर्स डे यहाँ पे मनाया जाता है इंडिया में। और ये किसके मतलब ऑनर में मनाया जाता है आपको जैसे पता होना चाहिए। तो वो है आपके यहाँ पे डॉक्टर बीसी रॉय। ठीक है, तो इनका पूरा नाम भी यहाँ पे याद रखना, इनका पूरा नाम है यहाँ पे बिपिन चंद्र रॉय। और ये आपके फॉर्मर, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, ये आपके फॉर्मर वेस्ट बंगाल के सीएम रह चुके हैं। और फिजिशियन तो हैं ही, तभी यहाँ पे डॉक्टर भी हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये आप यहाँ पे डिग्री वाले डॉक्टर मतलब जैसे होता है ना कि जो मतलब अलग अलग आप उसमें देख लेना। ठीक है, वैसे तो जो आपके दो तरीके की होती है, एक तो असली में जो डॉक्टर होते हैं उनके आगे भी डॉक्टर लगता है, और जो आपके पीएचडी वगैरह कर लेते हैं तो उनके आगे भी आपका कहीं पे देखोगे डॉक्टर्स वगैरह लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो आपके हैं फिजिशियंस वगैरह, फिजिशियन है। और दूसरा यहाँ पे कि फॉर्मर वेस्ट बंगाल के सीएम है। तो इनके ऑनर में ही बेसिकली यहाँ पे 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे क्या रखना है, याद रखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे लास्ट दे रखा है 9 दिसंबर। तो 9 दिसंबर जो है बेसिकली ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है एज एन इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। ठीक है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के तौर पे। और ये भी यहाँ पे यूएन ने ही यहाँ पे डेजिग्नेट किया है। तो ये आपको सब याद रखना है। तीनों स्टेटमेंट आपकी इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत थी, पर किस दिन क्या मनाया जाता है वो आपको मैंने बता दिया है। तो प्लीज़ उस चीज़ को आपको क्या रखना है, यहाँ पे याद रखना है। आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे ये पॉइंट है जो आपको सबको यहाँ पे याद रख लेना है। अब देखो इसके अलावा ना एक सिंपल सा एक छोटा सा पॉइंट आप अलग से याद रखना। अभी प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे कि आपका जो इसरो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। और दूसरी चीज़ कि अभी अभी प्रेजेंट में हमने यहाँ पे अपना नेशनल स्पेस डे भी मनाया है। ठीक है, नेशनल स्पेस डे भी हमने मनाया है। तो आपको इसकी भी डेट पता होनी चाहिए, वो है आपकी यहाँ पे 23 अगस्त। ठीक है, तो हो सकता है कि आपसे यहाँ पे ये पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ये आपके एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। और हमने ये मनाया क्यों, क्योंकि हमारा जो चंद्रयान 3 था वो सक्सेसफुल बेसिकली आप बोल सकते हो यहाँ पे लैंड कर गया था। ठीक है, मून के साउथ पोल पे। तो उसके रिस्पॉन्स में बेसिकली हम लोगों ने इस दिन किया था। तो इसी दिन को हमने नेशनल स्पेस डे के तौर पे हम लोग यहाँ पे मनाते हैं। तो ये प्लीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको हो सकता है किसी भी तरीके से स्टेटमेंट वाइज आपको यहाँ पे दे दे। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ों को सिंपल सी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। फिर अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे नीति आयोग का दे रखा है। तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नीति आयोग इज और आर करेक्ट। ठीक है, तो नीति आयोग के हिसाब से आपकी कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे करेक्ट है। तो पहला आपको यहाँ पे दे रखा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन ऑफ इट्स गवर्निंग काउंसिल। तो यहाँ पे ये आपकी है एकदम करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे याद रखना, नीति आयोग जो है ना एक तरीके से एडवाइजरी बॉडी है। ऐसा नहीं होगा कि ये जो डिसीजन ले रही है वो आपको लागू करना ही करना है। जैसे मान लो यहाँ पे किसी स्टेट के लिए डिसीजन दे रही है, ठीक है, तो उस स्टेट के ऊपर ऐसा नहीं है कि 100% उसको लागू करना ही करना है। वो अपने हिसाब से उनको एक पर्टिकुलर परसेंटेज तक लागू कर सकते हैं कि हाँ ठीक है मैं इतना लागू कर देता हूँ, या फिर कोई उसको लागू भी नहीं कर सकता है। मतलब एक तरीके से आप समझो कि ये एडवाइजरी बॉडी है, बस ये एडवाइस दे रही है। ठीक है, तो ये छोटा सा पॉइंट आपको यहाँ पे अलग से भी याद रखना है। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे जो दूसरा स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दे रखा है, अगर हम उसके रिस्पेक्ट में बात करें, तो दूसरा आपको बोला है यहाँ पे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख इज अ मेंबर ऑफ इट्स गवर्निंग काउंसिल। क्या आपके यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है लद्दाख के, क्या वो यहाँ पे इस कमेटी के मेंबर होते हैं? तो आपका यहाँ पे आंसर होगा बिल्कुल यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो बोथ 1 एंड 2 बेसिकली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा कि आपके एक तो पीएम जो है वो आपके हो गए चेयरपर्सन या फिर चेयरमैन आप बोल सकते हो यहाँ पे नीति आयोग के। और जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर है लद्दाख के, वो आपके होते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर कमेटी के या फिर इस आपके नीति आयोग के यहाँ पे मेंबर। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन इसके मेंबर है अगर हम उसके रिस्पेक्ट में बात करें, तो सबसे पहले तो अपना यहाँ पे आ जाता है कि जो आपके यहाँ पे चेयरमैन है, ठीक है, तो ये तो आपके मेंबर हैं ही, वो है आपके पीएम। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है। इसके अलावा आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि सीएम ऑफ स्टेट्स जो हैं वो भी यहाँ पे इसके मेंबर्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जितनी भी स्टेट्स हैं उनके जितने सीएम बन गए आपके, वो सारे इसके मेंबर रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है दिल्ली के सीएम को भी, और साथ ही साथ आपके पुडुचेरी के भी। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना अलग से। फिर आपके यहाँ पे जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, ठीक है, या फिर ठीक है, एक तो आपके हो गए यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, या फिर कहीं कहीं पे आपके होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स। ठीक है, तो ये सब भी आपके यहाँ पे मेंबर होते हैं इस पर्टिकुलर कमेटी के। तो ये भी आपको क्या रखना है यहाँ पे याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटर्स में जैसे आपका यहाँ पे मतलब लद्दाख अंडमान निकोबार वगैरह आपका यहाँ पे उनको हटा के जो आपको देखने को मिलेगा एडमिनिस्ट्रेटर्स में। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स आपके इसके हो गए, सीएम वगैरह आपके हो गए, ये सब आपको पता होना चाहिए।
तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी रहेगी। इसके अलावा आप यहाँ पे ये भी देखोगे कि इस पर्टिकुलर कमेटी में ना एक वाइस चेयरमैन भी आपका अपॉइंट होता है। वो अपॉइंट कौन करेगा? तो वो अपॉइंट करते हैं यहाँ पे पीएम, ठीक है? तो यहाँ पे ये भी याद रख लेना, यहाँ पे जो पीएम है ये बेसिकली आपके अपॉइंट करते हैं वाइस चेयरमैन को भी इस कमेटी के, ठीक है? ऐसा मत समझना राज्यसभा के या फिर जो मेन आपके वाइस प्रेसिडेंट है उनकी हम बात कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पे पीएम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पीएम बेसिकली अपॉइंट करते हैं आपके यहाँ पे वाइस आपके चेयरमैन को इस पर्टिकुलर कमेटी के। ठीक, तो ये सब आपके क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके कुछ एक्सपर्ट्स वगैरह होते हैं एक पर्टिकुलर फील्ड में, जो भी जिसके ऊपर डिस्कशन हो रहा होगा, तो उस पर्टिकुलर फील्ड के आपके एक्सपर्ट्स इस कमेटी के मेंबर रहेंगे, ठीक है? इसके अलावा आपके यहाँ पे मतलब एक्सपर्ट्स बोल लो या फिर स्पेशलिस्ट बोल लो, आप ऐसा बोल सकते हो। और वो भी आप देखोगे नॉमिनेट वगैरह करते हैं आपके यहाँ पे पीएम, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा आप ऐसे समझ सकते हो कि नीति आयोग में सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो आपके पीएम का ही है, क्योंकि वही चेयरमैन है, वही सब कुछ यहाँ पे अपॉइंट भी कर रहे हैं, अपॉइंट जो भी आपकी अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं वो सब यहाँ पे वही देख रहे हैं, और डिस्कशन क्या होना है, क्या से क्या करना है, वो भी आपका यहाँ पे पीएम ही देख रहे हैं, ठीक है? पर यहाँ पे याद रखना कि एक आपकी एडवाइजरी बॉडी है, ठीक? तो ये आपके हो गए यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जो आपको सब यहाँ पे याद रख लेना है। अब देखो यहाँ पे मैंने सीएम ऑफ स्टेट बोला था, इसके अलावा मैंने दिल्ली और पुडुचेरी भी बोला था, तो यहाँ पे ये आपके होते हैं यूटीज, पर इनके भी पास सीएम्स होते हैं, तो इसलिए आप यहाँ पे इनको भी ऐड करोगे, ठीक है? तो सीएम ऑफ स्टेट्स और फिर सीएम ऑफ यूटीज में दिल्ली पुडुचेरी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे याद रखना है, ठीक है? फिर इसके अलावा फुल मेंबर्स आपके हो गए, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हो गए, वो सब भी आपके इसके मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे चलो मैं लिख भी दे रहा हूँ, यहाँ पे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स आपके हो गए, या फिर जैसे हम लोग बोलते हैं ना फुल टाइम मेंबर्स आपके हो गए, वो भी देखता है पीएम, ठीक है? तो ये सब आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस आपको अलग से यहाँ पे याद रखनी है। बाकी अगर आप देखोगे तो अलग अलग पॉइंट्स में आप इसको तोड़ सकते हो, जैसे आपके चेयरमैन एक, फिर सीएम ऑफ स्टेट्स एक, फिर सीएम ऑफ यूटीज, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, फिर उसके बाद अलग पॉइंट पे आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द अदर यूनियन आपकी यहाँ पे टेरिटरीज, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आप यहाँ पे अलग से याद रख सकते हो कि कौन कौन आपके मेंबर्स हैं और किस कमेटी के, ठीक? फिर अगले क्वेश्चन पे चले, तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में। उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे करेक्ट है। तो सबसे पहले तो अगर आप देखोगे इसके ऊपर अगर हम थोड़ा डिस्कस कर लें, तो पहले तो यहाँ पे याद रखना, हम लोग इस तरीके से भी यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, हम लोग लिखते हैं एनसीडब्ल्यू, मतलब होता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। और ये आपका यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था 1992 में। कौन से एक्ट के थ्रू आपका यहाँ पे ये स्टैब्लिश हुआ है, तो वो एक्ट का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, वो है आपका यहाँ पे कमीशन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990, ठीक है? तो यहाँ पे एक्ट आपका 1990 में आया था, पर आपका जो कमीशन फॉर्म हुआ वो आपका 1992 में फॉर्म हुआ, और ये आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। मतलब एक तरीके से आप ऐसे समझो कि इसका मेंशन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एज सच नहीं है, तो इसलिए आपकी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होगी। तो आपका पहला स्टेटमेंट तो एकदम यहाँ पे क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। हेड क्वार्टर की बात करें, हेड क्वार्टर इसके आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे न्यू दिल्ली में, तो ये भी आप यहाँ पे अलग से यहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक है? अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं अपनी दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट जो आपको यहाँ पे दे रखी है, ताकि हम लोग इसका आंसर वगैरह हम लोग अच्छे से कर पाए। तो देखो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया कि आपकी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, या आपकी है स्टैट्यूटरी बॉडी। अब दूसरा आपको दे रखा है कि इट हैज़ द मैंडेट टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड्स फॉर वुमेन। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की बात कर रहा है, तो वुमेन से रिलेटेड ही यहाँ पे जो चीज़ें हो रही होंगी, कोई भी मान लो यहाँ पे कोई गलत काम कर रहा है वुमेन के खिलाफ, तो उसके रिलेटेड जो आपकी चीज़ें हैं वो आपका यहाँ पे कौन सा कमीशन देखेगा, तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन देखेगा, और वो कंप्लेन वगैरह भी रजिस्टर कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पर्टिकुलर वुमेन, ठीक है? तो ये सब यहाँ पे क्या है, आपको चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो वुमेन के सेफ गार्ड के ऊपर काम कर रहा है, लीगली बैटल यहाँ पे लड़ सकता है वुमेन के लिए, अगेंस्ट जो भी यहाँ पे उसको परेशान कर रहा है वो पर्टिकुलर इंसान के अगेंस्ट। तो ये सब आपको यहाँ पे याद रखना है। ये तो सिंपल सा पॉइंट था। तीसरा आपको बोल रहा है कि इट हैज़ मैंडेट टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन ऑल पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग वुमेन। अब ये भी देखो ऑब्वियस सी बात है, ये भी एकदम करेक्ट होगा, वरना अगर यहाँ पे मान लो अगर ये करेक्ट नहीं होता, तो इस कमीशन का कोई रोल ही नहीं है फिर आपके यहाँ पे पूरे इंडिया में, क्योंकि इस कमीशन को बनाया इसलिए गया ना कि ऐसी पॉलिसीज पे भी यहाँ पे ये काम करे, अपनी एडवाइस दे सके, जहाँ पे वुमेन्स के खिलाफ कुछ उनको गलत होता हुआ नजर आया, या फिर उसके लिए मतलब उसकी वजह से, उस पर्टिकुलर पॉलिसी की वजह से वुमेन्स को कुछ ना कुछ गलत फेस करना पड़ सकता है, या फिर उनको नुकसान हो सकता है किसी चीज़ का, तो वो सबको भी बेसिकली आपका यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन देखता है, ठीक है? तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा ईजी दे रखी थी, तो आपका करेक्ट आंसर बन गया यहाँ पे 1, 2 एंड 3। बस आपको पहली स्टेटमेंट ऐसी थी जो आपको बस पता होना चाहिए था।
नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है कि विच अमंग्स द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट लैंग्वेज टू बी इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब जैसे आपको पता है 12 शेड्यूल है, उसमें से 8th शेड्यूल जो है वो बेसिकली आपको ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हमारी है यहाँ पे 22 उनको यहाँ पे बताता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना है सबसे पहले तो। और दूसरा आपको यहाँ पे जो पूछा है कि लेटेस्ट लैंग्वेज कौन सी आपकी 8th शेड्यूल में ऐड हुई थी, वो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पे जैसे ना आपको शुरू वाले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था कि 3 आपके अमेंडमेंट्स है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है आपके 3 जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, जिसमें से एक है आपका यहाँ पे 21st, ठीक है, CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967, जिसके थ्रू हमने कौन सी लैंग्वेज ऐड करी है, हमने ऐड करी थी यहाँ पे सिंधी लैंग्वेज। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आता है यहाँ पे 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, और इसके थ्रू हमने बेसिकली यहाँ पे ऐड करी थी कोंकणी। ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी, मणिपुरी और यहाँ पे नेपाली। ठीक, और आपका थर्ड जो है वो आपका लास्ट है जो बेसिकली लैंग्वेज से रिलेटेड है, वो है आपका 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ये आपका आया था 2004 में, जिसके थ्रू हमने ऐड करी है बोडो, फिर डोगरी, फिर आपका आता है यहाँ पे मैथिली और सिंथली। ठीक है, तो ये सारी लैंग्वेजेस है जो हमने बाद में ऐड करी है विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इससे पहले अगर आप बात करोगे ओरिजिनल कितनी थी, तो वो थी आपकी यहाँ पे 14, और अगर आप यहाँ पे गिनोगे तो टोटल आपकी 8 है, जिसको मिला के आपकी यहाँ पे ओवरऑल हो गई है 22। ठीक है, तो ओरिजिनली आपकी थी 14, उसके बाद आपकी यहाँ पे इस तरीके से ऐड ऑन हुई, उसके बाद आपकी हो गई वो यहाँ पे 22। और ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि 15th आपकी ये है, 16th कोंकणी, 17 मणिपुरी, इस तरीके से। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो अगर आप यहाँ पे देख पाओ तो देखो कोंकणी तो आपकी हो गई यहाँ पे 14 थी, 15 16 आपके नंबर की है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे 16 के बाद आपका यहाँ पे मैथिली है। मैथिली आपका यहाँ पे तो चलो नीचे वाले में आएगा। ठीक है, आपका मणिपुर आ गई यहाँ पे 17th, नेपाली है आपकी यहाँ पे 18th, और लेटेस्ट आपकी है यहाँ पे मैथिली जो कि आपकी है 19th। अब देखो अगर आपको ये मान लो नहीं पता है तब भी आप निकाल सकते थे, बस आपको ये पता होता कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हमने कौन सी यहाँ पे ऐड करी थी। तो यहाँ पे आप क्लियरली देखोगे क्योंकि बाकी जो तीनों दे रखी है वो आपकी 71st वाले से ऐड करी है, और आपकी जो एक लौती दे रखी है यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है एक जो बच गई, वो आपकी है 92nd वाले से। तो ऑब्वियस सी बात है वो आपका बाद में ऐड हुआ होगा, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला आपको दे रखा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। मतलब आपसे ये बोल रहा है कि जो राज्यसभा है जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, इंग्लिश के टर्म जिसको बेसिकली हम बोलते हैं, तो इसमें कौन सी इन चारों में से ऐसी कौन सी स्टेट है जिसका सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स प्रेजेंट है राज्यसभा में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जिस तरीके से लोकसभा में सीट्स डिसाइड होती हैं, मतलब वेटेज बेसिकली आपका यहाँ पे रहता है पॉपुलेशन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से वगैरह वगैरह, तो उस तरीके से आपका यहाँ पे राज्यसभा में भी है। तो उसमें अगर आप देखोगे ना तो ये वाली वैसे वाली चीज़ पहले भी बता रखी है, तो यहाँ पे याद रख लेना, वापस से बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा आपकी रहती है यूपी में। ठीक है, फिर आप आओगे तो आपका 19 आता है यहाँ पे महाराष्ट्र। ठीक है, इसके बाद आपका आता है यहाँ पे 18 पे तमिलनाडु, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप सीधे सीधे मार्क कर सकते हो कि इन चारों में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इन चारों में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सीट किसके पास है, तमिलनाडु के पास है राज्यसभा में, जो कि है यहाँ पे 18। ठीक है, फिर इसके अलावा आपको यहाँ पे 16 पे याद रखना है, यहाँ पे एक तो बिहार याद रखना है, और दूसरा आपको यहाँ पे याद रखना है वेस्ट बंगाल। ठीक है, फिर आपका एक इंपॉर्टेंट आता है, वो आता है आपका यहाँ पे 12 पे कर्नाटका। ठीक है, फिर आपका अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 11th पे आपका है यहाँ पे आंध्र प्रदेश, फिर एमपी और यहाँ पे गुजरात। ठीक, फिर अब देखो इसके अलावा भी बहुत सारे नीचे तक आप जाओगे, जैसे 10th पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे राजस्थान है आपका, उड़ीसा है। आप लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ, आप अलग से लिख लेना पॉज कर करके। तो 10th अगर आप देखोगे 10 सीटें किस किस के पास है, तो एक तो राजस्थान हो गया, दूसरा आपका उड़ीसा हो गया। 9th पे आपका आ जाता है केरला। चलो यहाँ पे मैं लिख ही दूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो राजस्थान है यहाँ पे, फिर है यहाँ पे उड़ीसा, फिर आओगे यहाँ पे 9th पे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे केरला। ठीक है, जिसके पास 9 सीटें हैं राज्यसभा में। फिर 7 पे आपका है यहाँ पे तेलंगाना, फिर असम और यहाँ पे पंजाब। ठीक है, इसके बाद आओगे आप यहाँ पे 6 पे आपको दिखेगा झारखंड, 5 पे हरियाणा और छत्तीसगढ़। ठीक है, सीजी लिखा है, छत्तीसगढ़ है, चंडीगढ़ मत समझ लेना। ठीक है,
फिर इसके बाद आप देखोगे तो 4 पे आपका है यहाँ पे J&K। अब देखो J&K आपका यहाँ पे, इसको बस एक्स्ट्रा यहाँ पे याद रख लेना। वैसे तो आपका अगर आप देखो तो ये सिनेरियो आपका बेसिकली बन जाता है, क्योंकि उनके पास आपकी सीट्स बेसिकली आपकी बन जाती है। पर यूटी के टर्म्स में आप इसको अभी के लिए यहाँ पे याद नहीं रखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, पर आप एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे याद रख सकते हो, ठीक है। फिर इसके अलावा आप अगर आप आगे आओगे तो 3 जो आपकी सीट्स है वो है आपकी हिमाचल प्रदेश, ठीक है, फिर दिल्ली और यहाँ पे उत्तराखंड। अब यहाँ पे जो एक सीट बेसिकली बची आपको यहाँ पे याद रखना है, एक तो गोवा अलग से याद रख लो, ठीक है। फिर गोवा के अलावा आप यहाँ पे सिक्किम याद रख लेना, और इसके अलावा आपकी यहाँ पे जितनी भी बची हुई नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, ठीक है, असम को हटा के, वो सब आपकी यहाँ पे उनके पास एक ही मेंबर है बेसिकली राज्यसभा में, ठीक। तो ये पॉइंट्स आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो याद रखने। इसके अलावा आपको पता है कि 12 आपके ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कि नॉमिनेट करता है यहाँ पे प्रेसिडेंट, ठीक है। तो नॉमिनेट यहाँ पे करा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक। कौन सी फील्ड में आपके करते हैं तो ये भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे सीट्स के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे बात करी थी हमने, तो ये सब आपकी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ यहाँ पे इन सबको याद रखना। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला आपको यहाँ पे दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रिस्पेक्ट में कौन कौन सी चीज़ आपकी यहाँ पे करेक्ट है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पहला आपको यहाँ पे दे रखा है द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैज़ एंडेड द राइट टू एजुकेशन टू द चैप्टर ऑफ डीपीएसपी। मतलब आपको जो यहाँ पे 86th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट आपको यहाँ पे जो दे रखा है, ये बोल रहा है आपसे बेसिकली कि इसने राइट टू एजुकेशन जो था, ठीक है, राइट टू एजुकेशन जो है आपका, इसने डीपीएसपी में ऐड किया था। तो यहाँ पे याद रखना ये आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि उसने बेसिकली आपका फंडामेंटल राइट बनाया था आर्टिकल 21A के थ्रू। तो आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे डीपीएसपी बोल रखा है, यहाँ पे आपका फंडामेंटल राइट होना चाहिए था, ठीक है। अंडर आर्टिकल 21A पार्ट 3 आप यहाँ पे ऐसे भी याद रख सकते हो, आपको पार्ट 3 करके भी दे सकता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट बेसिकली आपका पार्ट 3 होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, और आर्टिकल दे तो 21A आप यहाँ पे अलग से याद रख सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे याद रखना 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि आपका पहले एक डीपीएसपी में बेसिकली आपका राइट टू एजुकेशन था प्रेजेंट 6 to 14 ईयर्स तक के लिए, उसको उठा के इन्होंने क्या किया यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स में उसको यहाँ पे इंपॉर्टेंस दे दिया, ठीक है, 86 के अंदर। फिर दूसरा आपको याद रखना है राइट टू वर्क आपको दे रखा है और राइट टू एजुकेशन आपको दे रखा है, और बोल रहा है यहाँ पे कि ये दोनों ही चीज़ें आपकी प्रेजेंट है फंडामेंटल राइट के तौर पे भी और डीपीएसपी के तौर पे भी। तो ये भी प्लीज़ यहाँ पे याद रखना आपको कि जो आपका राइट टू एजुकेशन है ये आपका डीपीएसपी में भी प्रेजेंट है अंडर आर्टिकल 41, और ओरिजिनली यहाँ पे था 45, और आपका फंडामेंटल राइट में भी प्रेजेंट है जो कि प्रेजेंट टाइप पे है यहाँ पे 21A, ठीक है। अभी यहाँ पे 41 और 21A है, जो कि ओरिजिनल डीपीएसपी में पहले 45 था आपका राइट टू एजुकेशन। फिर आपका जो ये है राइट टू वर्क, ठीक है, राइट टू वर्क आपको देखने को मिलेगा 41 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी गलत है, और 41 आपको पता होगा डीपीएसपी का पार्ट है, ना कि फंडामेंटल राइट्स का, ठीक। तो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है किस पार्ट पे, ये भी आपको यहाँ पे आइडिया रहना चाहिए। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे नीदर वन नॉर टू। अब ठीक है, यहाँ पे वो वाला ऑप्शन बेसिकली इसके नीचे छुप गया है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। तो अपना यहाँ पे आंसर क्या होगा यहाँ पे नीदर वन नॉर टू, ठीक है। तो प्लीज़ यहाँ पे इस चीज़ को याद रखना, दोनों ही ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं गलत है, क्योंकि 86 के थ्रू हमने डीपीएसपी का बेसिकली जो यहाँ पे मेंशन था वहाँ से हमने उसको फंडामेंटल राइट बनाया, राइट टू एजुकेशन को, अंडर आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ ठीक है यहाँ पे 2002। और इसके बाद आपका यहाँ पे जो दे रखा है, अच्छा यहाँ पे ईयर नहीं लिखा ना, तो यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। 2002 है आपका बेसिकली जब आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। फिर आपका जो सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है कि राइट टू एजुकेशन दोनों में है, तो वो तो आपका दोनों में ही है, ठीक है। पर राइट टू वर्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ 41 में है, वो आपकी एक फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ये प्लीज़ यहाँ पे याद रखना, और ये आप ऑब्वियस सी बात है लॉजिकल वे में सोचोगे तो आप इसको सही कर सकते थे, क्योंकि राइट टू वर्क ऐसा नहीं कि लीगल राइट है कि आपको अगर काम नहीं मिला आप यहाँ पे चले जाओगे कोर्ट में केस करने, ठीक है, कि यहाँ पे मुझे गवर्नमेंट काम नहीं दे रही है, ऐसा नहीं है। आप अगर एलिजिबल हो तो फॉर्म भरो, यहाँ पे क्लियर करो एग्जाम्स वगैरह जो भी आप जिसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हो, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे जॉब मिल सकती है, ठीक। तो आप इस तरीके से लॉजिकली सोचोगे तो आप इसको कर सकते थे सॉल्व। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला आपको यहाँ पे दे रखा है कि एज डिफाइंड इन आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स इंक्लूड, ठीक है। अब आपका जो आर्टिकल 12 है वो बेसिकली डिफाइन करता है कि स्टेट्स किसे बोलेंगे। तो उस वही चीज़ आपको यहाँ पे पूछी है कि वो जो स्टेट टर्म यूज़ करी है आर्टिकल 12 में, उसका मतलब क्या है, मतलब स्टेट बोलने से उसका मतलब क्या है, कि क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड ऑन हो रही है जब भी हम यहाँ पे स्टेट बोलेंगे।
तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि स्टेट आपका पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में भी काउंट होता है, मतलब आपका पार्लियामेंट ऑफ इंडिया स्टेट के अंदर ही काउंट हो रहा है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट में भी काउंट हो रही है उसके अंदर, स्टेट लेजिस्लेचर भी उसमें ही काउंट होता है, और लोकल अथॉरिटीज जैसे आपकी म्यूनसिपैलिटीज है, पंचायत वगैरह हैं, वो सब भी आपकी एज अ स्टेट में ही काउंट होंगी। तो चारों ऑप्शन बेसिकली आपके करेक्ट है, अपना आंसर बनेगा यहाँ पे सी ऑप्शन। तो हमेशा याद रखना, यहाँ पे स्टेट का मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट नहीं है, जैसे यूपी एमपी वो वाली चीज़ यहाँ पे बात नहीं हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट मतलब जो आपको आर्टिकल 12 में मेंशन कर रखा है, वो हर एक टेरिटरी है इंडिया की, ठीक है। वो हर एक गवर्नमेंट है इंडिया की, वो हर एक आपका हाउस है, बेसिकली लेजिस्लेचर है, जो भी आपका स्टेट में भी चाहे रन कर रहा हो या फिर सेंट्रल लेवल पे रन कर रहा हो, ठीक है। तो ये प्लीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। तो चारों ही बेसिकली आपके पार्ट है स्टेट के, ठीक। तो करेक्ट आंसर अपना क्या बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 2 3 एंड 4 सब आपके यहाँ पे करेक्ट है। ना अब आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे ये तो आपके आगे, अगर आपको एनसीईआरटी देखनी हो सीरीज वैसे तो आपके पास कम दिन है, देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। साइंस आपका हो गया, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो आप देखना चाहो सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस विद रिगार्ड टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेज फॉर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज और आर करेक्ट। बेसिकली आपसे ये बोल रहा है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो यहाँ पे दी गई हैं, जो हमने यहाँ पे एक तरीके से आप बोलो तो यूके से जो हमने लिया है, तो उसके ऊपर बेसिकली आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपसे यहाँ पे बोल रहा है, द स्पीकर इज एम्पावर्ड टू रेफर स्यू मोटो एनी क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपकी है करेक्ट। अब ये करेक्ट क्यों है वो यहाँ पे समझना। देखो स्यू मोटो मतलब होता है, जैसे आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कोई दो इंसान है, ठीक है। एक आपका कोई एक हेड है और एक कोई दूसरा इंसान है, ठीक है। अब अगर मान लो इसका स्यू मोटो नहीं है, तो उसका मतलब क्या होगा कि जब यहाँ पे ये बंदा जिस भी क्वेश्चन को रेज करेगा ना, बी जो आपका है यहाँ पे इंसान, ये जब भी जिस भी क्वेश्चन को रेज करेगा तभी यहाँ पे वो ए उस क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन करवा सकता है। जैसे इस केस में अगर हम बात करें, स्पीकर हो गए, आपके चेयरमैन हो गए, इन दोनों के पास यहाँ पे स्यू मोटो पावर होती है। इसका मतलब यहाँ पे सिंपल सा ये होता है कि मेंबर्स जो डिसीजन मतलब जो भी यहाँ पे क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, उसके लिए तो वो डिस्कशन करवा सकते हैं, पर इसके साथ साथ उनके अलावा भी जो यहाँ पे चीज़ें हैं उसके ऊपर भी बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चंस को रेज किया जा सकता है यहाँ पे स्पीकर के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि जो स्पीकर की पावर है बेसिकली यहाँ पे प्रिविलेजेस से रिलेटेड, तो उसमें ऐसा नहीं है कि जब कोई मेंबर खड़ा होगा और वो जब एक क्वेश्चन रेज करेगा तभी यहाँ पे वो स्पीकर उसके ऊपर डिस्कशन करे। ऐसी भी चांसेस आपके बनते हैं, क्रिएट होते हैं, जहाँ पे स्पीकर अपने आप से यहाँ पे अगर मान लो कुछ उसको दिखता है गलत होता हुआ किसी स्पीकर मतलब आपके मेंबर के अगेंस्ट, या फिर उस मेंबर जो यहाँ पे जो है वो गलत कुछ कर रहा है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट जो आपके प्रिविलेजेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी, तो उसके लिए यहाँ पे स्पीकर को स्यू मोटो की यहाँ पे कंडीशन या फिर पावर दी गई है कि वो यहाँ पे अपने आप से, ठीक है, वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस वगैरह यहाँ पे आप करवा सकता है। तो ये प्लीज़ यहाँ पे याद रखना, ज़रूरी नहीं है कि एक कोई दूसरा मेंबर जब यहाँ पे उस क्वेश्चन को रेज करे तभी वो स्पीकर उसके ऊपर काम करेगा। स्पीकर अपनी मर्जी से भी काम कर सकता है इन्वेस्टिगेशन के केस में, प्रिविलेजेस के केस में, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या है, एकदम करेक्ट है। दूसरा आपसे बोल रहा है क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज इज अकॉर्डेड प्रायोरिटी ओवर अदर आइटम्स इन द लिस्ट ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी आपकी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज है, ठीक है, प्रिविलेज से रिलेटेड जैसे आपको मैंने बताया कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज से रिलेटेड यहाँ पे जब बात करेंगे, तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा ना उसको हमेशा प्रायोरिटी पहले दी जाएगी आफ्टर क्वेश्चन आर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या समझना है कि आपको यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन आर होता है, ठीक है, उसके बाद आपको एकदम से आप देखोगे जो क्वेश्चन से रिलेटेड आपका यहाँ पे हम बात करें तो वहाँ पे प्रिविलेज से रिलेटेड आपको आंसर पहले देना है। उसके बाद फिर जो रेगुलर बिजनेस है बेसिकली पार्ट आपका लोकसभा का, वो आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे बोला जाता है कि क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज जो है उसकी हायर प्रायोरिटी रहती है आपके जो आप डेली बिजनेसेस आप देखते हो करते हुए या फिर होते हुए। जैसे डेली बिजनेस क्या हो गए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आया, कोई नई पॉलिसी आ गई, कोई नया एक्ट पास करना है, वो सब आपके डेली बिजनेस है। पर अगर आपका कोई एक ऐसा मेंबर है जिसके खिलाफ आपका कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आपका कुछ क्वेश्चन रेज हुआ है प्रिविलेज के रिलेटेड, तो वो पहले आपका यहाँ पे डिस्कस होगा, आपको उसके रिलेटेड आपके यहाँ पे आप एक तरीके से बोल सकते हो आंसर्स आएंगे या फिर आप बोलो डिस्कशन होगा। उसके बाद फिर आपका लोकल जो आपकी यहाँ पे वर्क है वो आप यहाँ पे करते हुए आप देखोगे लोकसभा में होता है या फिर आप बोलो राज्यसभा में भी होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि इसको स्पेशल प्रायोरिटी यहाँ पे ज़रूर दी जाती है जब भी हम प्रिविलेज की बात करेंगे उसके रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। फिर तीसरा आपको दे रखा है द प्रिविलेज एक्सटेंड्स टू फ्रीडम फ्रॉम प्रिवेंटिव अरेस्ट और डिटेंशन। अब देखो ये वाला जो आपका यहाँ पे स्टेटमेंट है ये हो जाएगा गलत, क्योंकि प्रिविलेज जो है ना
आप सिंपल टर्म्स में ऐसे समझना कि प्रिविलेज के केस में कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं है आपके यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड भी बात कर ले या फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज से रिलेटेड बात कर ले, जहाँ पे वो बोलता हो कि अगर मेंबर के खिलाफ कोई भी डिटेंशन यहाँ पे नहीं हो सकती है या फिर कोई क्रिमिनल चार्ज वगैरह आपका यहाँ पे नहीं लग सकता है, तो ऐसी चीज आप बोलोगे यहाँ पे नहीं देखी गई है। ठीक है, तो सिंपल टर्म्स आपको यहाँ पे क्या रखना है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज से रिलेटेड जब भी हम बात करेंगे तो ये इम्यूनिटी नहीं देता है यहाँ पे प्रिवेंटिव अरेस्ट का या फिर डिटेंशन करने का। ठीक है, प्रिवेंटिव अटेंशन मतलब यहाँ पे डिटेंशन मतलब कि अगर आपने यहाँ पे आर्टिकल 22 पढ़ा होगा, तो मतलब कुछ भी गलत होने से पहले ही उस इंसान को रोक देना, ठीक है, उसको डिटेन कर लेना पहले ही, तो इसका मतलब है प्रिवेंटिव। और पुनेटिव मतलब होता है उसने वो काम कर दिया उसके बाद उसको डिटेन कर रहे हैं, तो वो सब हमने पहले पढ़ रखा है ना। तो वो चीज़ आपको बस यहाँ पे याद रखनी कि जब भी प्रिविलेजेस के रिस्पेक्ट में जब भी बात होगी, तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कहीं पे भी ये मेंशन नहीं करती है कि उस मेंबर को इम्यूनिटी यहाँ पे दी गई है डिटेंशन के केस में या फिर प्रिवेंटिव अरेस्ट के केस में। ठीक है, तो ये प्लीज़ यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसलिए आप यहाँ पे देखोगे आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये हो जाएगा आपका करेक्ट मतलब गलत, और इसलिए इसकी वजह से आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा यहाँ पे सी ऑप्शन 1 और 2 ओनली। ठीक है, तो ये प्लीज़ यहाँ पे याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे पॉइंट है। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चले। अगला आपको दे रखा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एडजर्नमेंट मोशन इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर बेसिकली आपके यहाँ पे एडजर्नमेंट मोशन के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो पहली स्टेटमेंट आपको दे रखी है कि इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द हाउस टू एनी रीसेंट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे ये तो आपका हो गया एकदम ही, आप बोल सकते हो यहाँ पे थ्योरी पार्ट है, मतलब एकदम आपकी स्टैटिक स्टेटमेंट है ये। ठीक है, कि यहाँ पे एडजमेंट मोशन होता क्या है। तो ये बेसिकली आपका ऐसा मोशन है जहाँ पे आप हाउस का जो अटेंशन है वो अर्जेंट जो केसेस है आपका है या फिर अर्जेंट जो मैटर हुआ है बेसिकली उस पे जब आप लेके आना चाहते हो, तो उस केस में आपका यहाँ पे ये मोशन लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि ये आपका जो पहला स्टेटमेंट है ना ये आपका यहाँ पे क्या है एकदम करेक्ट है। फिर दूसरा आपसे बोल रहा है कि एडजर्नमेंट मोशन इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपका प्रोसीजर। तो ये भी आपका यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये भी क्या आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा कि आपका यहाँ पे जो इमोशन है ये आपका एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीजर है। क्यों प्रोसीजर है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? क्योंकि ये इंटरप्ट करता है यहाँ पे नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस को। नॉर्मल बिजनेस जैसे अभी आपको मैंने बताया था, जो डेली बिजनेस है, मतलब यहाँ पे कोई एक्ट पास करना है, लॉ वगैरह बनाना है, उसके ऊपर जो डिस्कशन होता है वो हो गया आपका नॉर्मल नॉर्मल बिजनेस। ठीक है, उसको भी यहाँ पे क्या कर देता है, यहाँ पे इंटरप्ट करके पहले इसके ऊपर यहाँ पे आप बोल सकते हैं यहाँ पे डिस्कशन होता है, क्योंकि ये सीरियस मैटर होता है, अर्जेंट मैटर होता है। जैसे आपको स्टेटमेंट में दिख रहा है ना यहाँ पे इसकी अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का यहाँ पे कोई मैटर है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे आप ये मोशन ला सकते हो। और जब ये मोशन आ गया, इसलिए ऑब्वियस सी बात यहाँ पे डिस्कस ये हो जाती है कि आपका यहाँ पे इंडिया के लिए एक अर्जेंट चीज़ है, तो इसलिए इसके ऊपर पहले डिस्कशन होगा और यहाँ पे जो नॉर्मल बिजनेस वगैरह चलता है, डेली बिजनेस जो है वो इसके बाद हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसकी वजह से इसको बोला जाता है यहाँ पे कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीजर भी लेके आता है। ठीक है, या फिर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीजर है ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये इंटरप्ट कर देता है नॉर्मल बिजनेस को ऑफ द हाउस। अब तीसरा आपको देखो यहाँ पे तीसरा क्या बोल रहा है, दिस मोशन कैन बी इनवोक्ड ऑन एनी मैटर ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस दैट में इवन बी विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी हो जाएगी गलत। ठीक है, तो इसकी वजह से आपका यहाँ पे क्योंकि गलत है, यहाँ पे ध्यान देना, नॉट पूछा है, मतलब जो गलत स्टेटमेंट होगी वही हमारा आंसर होगा, और हमें पता है कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत है, इसलिए आपका करेक्ट आपका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे सी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये गलत क्यों है, अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है कि जो आपका एडजर्नमेंट मोशन है ये बेसिकली आप यहाँ पे ला रहे हो, तो थर्ड स्टेट में बोल रहा है कि इसमें आप यहाँ पे ला रहे हो जो अर्जेंट इंपॉर्टेंस है स्टेट के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे प्लीज इस चीज को यहाँ पे याद रखना कि ये जो मोशन है ये आप कभी भी उन मैटर्स के लिए यूज नहीं करोगे जो कि स्टेट के जुरिडिक्शन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे समझनी है थर्ड स्टेटमेंट में, जो आपका यहाँ पे जिसकी वजह से आपका थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाती है, कि यहाँ पे एडजर्नमेंट मोशन जो आपका है बेसिकली ये आप ऐसी चीजों के लिए या फिर ऐसे मैटर्स के लिए यूज नहीं करोगे जो कि आपके जुरिडिक्शन ऑफ स्टेट के अंदर आती है, मतलब स्टेट के जुरिडिक्शन के अंदर आ रहे हैं ऐसे मैटर्स, उनके लिए आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर मोशन का यूज नहीं करते हो। तो ये प्लीज यहाँ पे याद रखना, ये सबसे ज्यादा आपका क्या रहेगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं मैटर्स की स्टेट के अंदर, इसका मतलब है जो हमने यहाँ पे लिस्ट वगैरह पढ़ी थी ना, स्टेट लिस्ट, तो उस स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी मैटर्स आ रहे हैं उसके लिए आप यहाँ पे ये मोशन को आप लागू नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये सबसे क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टेट सब्जेक्ट्स जो है उसके लिए आप यहाँ पे इस मोशन को लागू नहीं कर सकते हो।
फिर तीसरा आपका गलत हो गया, तो हमें आंसर तो मिल गया, पर हम लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो लास्ट आपको बोल रहा है द चेयर हैज ऑब्सोल्यूट डिस्क्रिशन टू रिफ्यूज कंसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो है एकदम करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे द चेयर का मतलब क्या है, जो आपका चेयरमैन है उस हाउस का, या फिर जो स्पीकर है, ठीक है, जैसे लोकसभा में स्पीकर हो गया और राज्यसभा में चेयरमैन हो गया, मतलब हाईएस्ट ऑफिसर जो है एक तरीके से आपके उस पर्टिकुलर हाउस का, जो उसको लीड कर रहा है या फिर उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी यहाँ पे बात हो रही है, उसको बोला जाता है चेयर। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है उसके पास यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर यहाँ पे होती है कि वो यहाँ पे या तो एडमिट कर सकता है उस आपके मोशन को, या फिर एडमिट करने से रिफ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो या तो वो लागू भी कर सकता है या फिर रिफ्यूज कर सकता है। तो ये सारी चीज आपकी यहाँ पे है कि उसके पास यहाँ पे ये पावर रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपका क्या है, यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपका गलत स्टेटमेंट कौन सा था, थर्ड स्टेटमेंट गलत था, इसी की वजह से वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे गलत स्टेटमेंट पूछा था एज एन आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पढ़ना सही से है कि नॉट पूछा है कि क्या पूछा है। ठीक है, तो नॉट करेक्ट मतलब जो गलत स्टेटमेंट होगी वो हमारा यहाँ पे आंसर होगा। यहाँ पे अगर आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी कोई भी आपको डाउट हो ना, तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर आप यहाँ पे मेंशन कर देना। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चले, तो अगला आपको यहाँ पे दे रखा है क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड आपको बोला जा रहा है कि द क्योटो प्रोटोकॉल स्पेसिफिकली रिलेट्स टू विच वन अमंग द फॉलोइंग इश्यूज। जो आपका यहाँ पे ये प्रोटोकॉल है, ये बेसिकली किससे रिलेट करता है, तो आप प्लीज यहाँ पे इस चीज को याद रखना। सबसे पहले तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल है ये आपका आया था यहाँ पे 1997 में, और ये एक आपकी इंटरनेशनल ट्रीटी थी। ठीक है, और ये आपकी हुई थी अंडर यूएन ट्रिपल सी। ठीक है, अंडर यूएन एफ ट्रिपल सी के अंदर बेसिकली आपकी यहाँ पे ये हुई थी, जहाँ पे ये बात करी गई थी कि किस तरीके से हम लोग ग्रीन गैस को, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस को, उनके इमिशंस को हम यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर यहाँ पे सिर्फ ए ऑप्शन है जो यहाँ पे बात करता है। अब यहाँ आपको ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं जो आपस में रिलेट करते हैं, जैसे आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक तरीके की ग्रीन हाउस गैस है, पर वो आपका अलग सिनेरियो, वो आपके डिफरेंट प्रोटोकॉल के ऊपर बात कर रहा है। फिर आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन है, होता आपका ग्रीन हाउस गैस की वजह से ही है, पर वो इसके ऊपर यहाँ पे बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे स्पेसिफिकली जो यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल बात कर रहा है, वो आपका बात कर रहा है कि किस तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को हम यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे ए ऑप्शन, जो आपको यहाँ पे दे रखा है। सबसे ज्यादा क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज इस चीज को यहाँ पे याद रखना, जो आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखो इसके अलावा अगर हम यहाँ पे थोड़ा देखते हैं, तो जैसे आपको पता है यहाँ पे कि जो आपके यहाँ पे प्रोटोकॉल आपको जैसे दे रखा है क्योटो प्रोटोकॉल, तो ज्यादातर आप देखोगे जो आपके नाम होते हैं ना, या तो जहाँ पे वो जगह में वो बेसिकली प्रोटोकॉल साइन होता है, उस जगह पे आपका यहाँ पे उसकी वजह से नाम पड़ जाता है, या फिर जैसे आपको पता होगा मीनामाटा प्रोटोकॉल आपने सुना होगा, तो वो मरकरी की एक बीमारी है, तो इसकी वजह से उसका नाम मीनामाटा प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो इस क्योंकि वो आपके एक बीमारी के ऊपर भी नाम पड़ सकता है या फिर जगह के ऊपर पड़ सकता है, जैसे आपका ये जापान में साइन हुआ तो इसलिए यहाँ पे क्योटो में हुआ, तो इसलिए आपका यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल बन गया। तो सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे बस याद रखनी है, और ये आपका ना इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि अभी ओजोन लेयर से रिलेटेड बात चल रही है, आपके कार्बन इमिशन से रिलेटेड भी बात चल रही है, आपको पता है यहाँ पे नेट जीरो की हम बात कर रहे हैं 2070, है ना। तो यहाँ पे आपको ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, जिसके ऊपर यहाँ पे स्पेसिफिकली अभी बात चल रही है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, तो आपको यहाँ पे दे रखा है ओजोन लेयर डिप्लीशन, तो ये बेसिकली आपका है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, जो कि आपका साइन हुआ था 1987 में। फिर आपको अगला दे रखा है यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिलेटेड, तो इसको भी आप यहाँ पे काउंट करोगे यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। ठीक है, तो ये आपको क्या रखना है, ये भी आपका क्या है यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ठीक है, 1987। ठीक, फिर आपको लास्ट में दे रखा है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, तो वो बेसिकली आपका एक आपका रियो जो अर्थ समिट हुआ था वहाँ का है, बेसिकली उससे रिलेटेड आपका यहाँ पे वर्क करता है। तो वो आपको बस याद रखना। अभी देखो यहाँ पे ओजोन लेयर डिप्लीशन याद रखना, सीएफसी वगैरह याद रखना, मॉन्ट्रियल से रिलेटेड है, वो आपको पता होना चाहिए। और एमिशन वाला आपका यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कुछ कुछ आपके प्रोटोकॉल है इंपॉर्टेंट, वो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। फिर अगले क्वेश्चन पे चले, तो अगला आपको दे रखा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिस्पांसिबल फॉर डीमार्केटिंग द बॉर्डर्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, ड्यूरिंग द पार्टीशन 1947। अब देखो यहाँ पे बहुत कुछ डिस्कस करने का है नहीं, बहुत सिंपल सा है, वो है आपका यहाँ पे रेड क्लिफ। ठीक है, तो तभी हम लोग यहाँ पे रेड क्लिफ लाइन के नाम से भी हम इसको जानते हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे इसका आइडिया रहना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर जो है यहाँ पे एक पर्टिकुलर पोर्शन को हम लोग यहाँ पे रेड क्लिफ लाइन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे एकदम करेक्ट। ठीक है, बाकी आपको पता है यहाँ पे कि जो आपका मैकमोहन लाइन है, ठीक है, वो आपका चाइना की तरफ बेसिकली आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, पर वो आपका 1947 पार्टीशन से रिलेटेड नहीं है। तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि जब हम 1947 से रिलेट करेंगे,
तो आपका यहाँ पे इनमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो आपको सबसे ऊपर दिख रहा है। नाउ इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा आ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट अबाउट डॉक्टर मुथु लक्ष्मी रेड्डी, ठीक है, अ फ्रीडम फाइटर इज नॉट करेक्ट, मतलब कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है, ये बेसिकली ये आपसे पूछा है। जो गलत होगी वही हमारा क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले तो यहाँ पे याद रखना कि शी वॉज द फर्स्ट गर्ल स्टूडेंट टू बी एडमिटेड इन टू अ मेंस कॉलेज, ये आपका एकदम करेक्ट है और ये आपका एक हिस्ट्री रिकॉर्ड है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, स्टैटिक पॉइंट है। एफ कैट जैसे एग्जाम में भी यहाँ पे ज़रूर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आपकी यहाँ पे मुथु लक्ष्मी रेड्डी हैं, ये पहली आपकी यहाँ पे फीमेल बोल सकते हो या गर्ल स्टूडेंट बोल लो, ये आपकी बनी थी जो कि एक मेंस कॉलेज में यहाँ पे जिन्होंने एडमिशन लिया था या फिर एडमिट हुई थी, ठीक है। फिर दूसरा आपको बोल रहा है कि शी वॉज द फर्स्ट वुमेन लेजिस्लेटर इन द ब्रिटिश इंडिया, तो ये भी आपका करेक्ट है। और देखो यहाँ पे आपको कितने यहाँ पे फैक्ट पता चल रहे हैं और ये सब के सब करेक्ट है इससे रिलेटेड एफ कैट में, क्योंकि फर्स्ट फीमेल फर्स्ट मेल मतलब फीमेल के ऊपर ज़्यादा पूछता है, तो वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं और क्योंकि आपको अब ये यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन दिख रहे हैं तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। आपके एफ कैट में क्या होता है कि एक ही स्टेटमेंट दे देता है, उसके बाद आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बताना होता है, आंसर बताना होता है। पर यहाँ पे क्या आपको 4 स्टेटमेंट में फैक्ट ही आपको दे रखे हैं, बस आपको पहचानना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये दूसरा स्टेटमेंट है ये भी आपकी करेक्ट है। और यहाँ पे कौन सा आपका पार्ट था, मतलब कौन सा आपका ऐसा बोल सकते हो कौन सी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जहाँ पे ये इलेक्ट हुई थे, तो यहाँ पे याद रखना वो थी आपकी यहाँ पे मद्रास, ठीक है। तो मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल बेसिकली आपकी थी और आप इनके नाम से भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते थे वैसे, ठीक है। और यहाँ पे ये था 1920s में, तो ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये फर्स्ट फीमेल लेजिस्लेटर बेसिकली बनी थी इन ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। फिर तीसरा आपको बोल रहा है कि यहाँ पे ये एक मेडिकल प्रोफेशनल थी, तो ये भी आपका क्या है यहाँ पे एकदम करेक्ट है, क्योंकि आप जैसे थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ोगे ना, मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ पे इनका थोड़ा बहुत मेंशन आपको ज़रूर दिखेगा। वहाँ पे मेंशन है कि यहाँ पे ये एक ट्रेन्ड मेडिकल डॉक्टर है और साथ ही साथ यहाँ पे सर्जन थी, ठीक है। तो आपका जो तीसरा ऑप्शन भी दे रखा है ये भी आपका एकदम करेक्ट है। तो शुरू की तीनों स्टेटमेंट आपकी जब करेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है गलत स्टेटमेंट आपकी होने वाली है ये, और इसलिए हमारा यहाँ पे यही आंसर बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इनको भारत रत्न नहीं मिला था, यहाँ पे 1956 में इनको क्या मिला था, इनको मिला था पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म भूषण, ठीक है। पद्म भूषण इनको बेसिकली यहाँ पे मिला था 1957 1956 में, जो आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो भारत रत्न इनको नहीं मिला था 1956 में, इनको क्या मिला था, पद्म भूषण मिला था, इसकी वजह से बस आपका यहाँ पे गलत है। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा, ये क्वेश्चन ईजी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे बात समझना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं, यहाँ पे तुक्के मत लगाना, ये आपका नेगेटिव ज़रूर करा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, क्योंकि अब यहाँ पे अच्छी बात है कि ये ऊपर की तीनों बस फैक्ट आपको दे रखे थे, तो आप यहाँ पे शायद कर भी लेते यहाँ पे, पर बहुत ही रेयर चांस है कि यहाँ पे लोगों का ये क्वेश्चन सही हुआ होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं यहाँ पे, इनको छोड़ा करो, ठीक। फिर अगले पे चलते हैं। अगला आपको दे रखा है यहाँ पे कि सिंस वॉर्स बिगिन इन द माइंड्स ऑफ men, it is in the minds of men that the defenses of peace must be constructed. This observation can be found in the constitution of which one of the following organs of the United Nation. अब ये आपका एक और दूसरे तरीके का क्वेश्चन है जो आपको छोड़ना होता है अगर आपने यूनाइटेड नेशंस के जो आपके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत भी स्टडी नहीं कर रखा है, तो ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो इसी सिंगल पेपर में आपको 2 क्वेश्चन यूनाइटेड नेशन के देखने को मिले, जहाँ पे एक बार आपको नोबेल प्राइज़ के ऊपर पूछा और अब यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है जहाँ पे बोल रहा है कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली ये ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देती है जो आपको ऊपर यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिंपल टर्म्स में बस अभी के लिए यहाँ पे याद रख लो, वो है आपका यहाँ पे यूनेस्को। तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे बी ऑप्शन, यूनेस्को का फुल फॉर्म याद रख लेना, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे यहाँ पे पेरिस में। तो ये आप यहाँ पे ज़रूर अलग से याद रख सकते हो, ठीक है। 1945 आप ईयर भी यहाँ पे याद रख लेना, ये आपका एक इंपॉर्टेंट रह जाएगा। बाकी आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अभी न्यूज़ में भी चल रही है, क्योंकि यूएसए बेसिकली आपका इससे बाहर भी आया है, ठीक है। तो ये इसकी वजह से न्यूज़ में भी है। फिर आपका एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जो आपको दे रखा है यहाँ पे, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी आपका IAEA, ठीक है। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट है जो बेसिकली आपका न्यूक्लियर एनर्जी और उसके रिलेटेड जो सेफ्टी से रिलेटेड ये काम करता है, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी और उसकी सेफ्टी से रिलेटेड यहाँ पे ये काम करता है। और लास्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो जैसे इसके नाम में भी आपको दिख रहा होगा, तो यूनाइटेड जो आपका बेसिकली इकोनॉमी से रिलेटेड यहाँ पे ये काम कर रहा है और लोकल जो आपके यहाँ पे लोग हैं, ठीक है, उनकी हेल्प के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि सोशल वर्ड भी आपको इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर अपना बनेगा यहाँ पे बी ऑप्शन, यूनेस्को, जिसके ऑब्जर्वेशन में बेसिकली यहाँ पे ये स्टेटमेंट बोल लो या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे ये बताता है, ठीक है, यूनेस्को।
तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है जो आपको छोड़ना है, ठीक है, ये वाला। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे तुक्का मारोगे, क्योंकि यहाँ पे 99% चांस है कि आप ऐसा क्वेश्चन गलत करोगे। तो हर एक क्वेश्चन यहाँ पे करने वाला नहीं होता है, हमें सिलेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट प्लीज यहाँ पे याद रखना। तो यहाँ पे वैसे आप अब यहाँ पे याद रख सकते हो, वो है आपका यहाँ पे बी ऑप्शन, यूनेस्को। नौ अगले क्वेश्चन पे चले, तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ये आपको बतानी है। और ये आपको दे रखा है यहाँ पे लॉ कमीशन से रिलेटेड, आपके पीनल कोड से रिलेटेड। तो देखो, पहला आपको स्टेटमेंट दिया है कि पहला जो आपका लॉ कमीशन था, ये आपका रिकमेंड इसने किया था इंडियन पीनल कोड 1860 में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है आपकी एकदम करेक्ट है। और यहाँ पे याद रखना, आप यहाँ पे देख रहे होगे कि आपको ना ये लॉ कमीशन से रिलेटेड अभी हाल फिलहाल में दूसरे एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चाहे आप एनटीपीसी में देख लो या फिर आप कोई भी दूसरे एग्जाम में देखोगे, तो लॉ कमीशन के ऊपर ना रिसेंटली यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको यहाँ पे ये जो टॉपिक है बेसिकली, ठीक है, कमीशन जो है आपका ये लॉ कमीशन, इसको जरूर यहाँ पे पढ़ के जाना है वापस से, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको पहली स्टेटमेंट दे रखी है एकदम आपकी यहाँ पे करेक्ट है। और यहाँ पे याद रखना कि जो पहला आपका लॉ कमीशन था, ये आपका स्टैब्लिश हुआ था 1834 में, ठीक है। इसको चेयर किसने किया था, तो ये चेयर किया गया था यहाँ पे मैक्यूले के द्वारा, ठीक है। लॉर्ड वॉर्ड लगाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। और दूसरा अगर हम यहाँ पे याद रखते हैं, तो ये याद रखना कि इन्होंने बेसिकली यहाँ इसने यहाँ पे ड्राफ्ट किया था यहाँ पे आईपीसी, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं इंडियन पीनल कोड, ठीक है। तो आईपीसी यहाँ पे आप याद रख सकते हो। और ये किया गया था यहाँ पे 1860 में, जैसा आपको यहाँ पे दे रखा है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी एकदम करेक्ट है, बस ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। फिर दूसरा आपको दे रखा है कि इंडियन पीनल कोड 1860 हैज़ बीन कम्प्लीटली रिप्लेस्ड बाय दी भारतीय न्याय संहिता 2023। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा यहाँ पे लेटेस्ट जो आपका बीएनएस आया है, जिसको हम लोग भारत न्याय संहिता बोलते हैं, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। और आप देखोगे, अगर आपने सीएपीएफ दोगे, ठीक है, सीएपीएफ आप क्लियर करने के बाद जब अकेडमीज में जाओगे, तो वहाँ पे भी आपको बीएनएस पढ़ाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे जब भी मान लो कोई पुलिस फोर्स में भी जा रहे हो, ठीक है, तो पुलिस फोर्स के जो एग्जामिनेशन है, उसमें भी आप आपकी यहाँ पे बीएनएस अब ऐड हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे तो ये पहले ही ऐड हो गई है, पर आप अकेडमीज में वहाँ पे जाओगे सीएपीएफ वगैरह में, तो वहाँ पे अकेडमी में भी आपका पढ़ाया जाता है, पेपर वगैरह भी आपके होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। अब इसमें आप यहाँ पे ये देखोगे कि आपकी दोनों ही स्टेटमेंट क्या आपकी यहाँ पे एकदम करेक्ट है, ठीक। तो अपना करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बोथ 1 और 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा। और यहाँ पे याद रखना कि आपका यहाँ पे ये जो भारतीय न्याय संहिता है, इसको अगर स्पेसिफिकली बोला जाए यहाँ पे कि किसको मतलब इसने किसको रिप्लेस किया है, तो यहाँ पे याद रखना कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो आपके होते थे पहले, ठीक है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो यहाँ पे पहले हुआ करते थे, उसको चेंज करके बेसिकली अब यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता यहाँ पे लागू कर दी गई है, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट है जो आपको यहाँ पे दे रखी है, दोनों करेक्ट है। 1973 का आपके यहाँ पे प्रोसीजर थे जो आपको पता होना चाहिए, और बीएनएस आपका 2023 का है। तो ये अब आपके यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर का यहाँ पे बोथ 1 और 2, ठीक है। फिर अगले पे चलते हैं। अगला आपको यहाँ पे दे रखा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सेटिंग अप ऑफ द बैकवर्ड क्लास कमीशन इन इंडिया। अभी देखो, हमने सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ा था हमने अमेंडमेंट्स के बारे में, वहाँ पे हमने एनसीबीसी के बारे में हमने पढ़ा, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अब यहाँ पे जब हम इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो आपको स्टेटमेंट्स दे रखी है और आपको बताने क्या इसमें से सही है क्या गलत है। तो पहली स्टेटमेंट आपको बोला जा रहा है यहाँ पे, द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पॉपुलरली नोन एज काका कालेलकर कमीशन। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है, ये आपकी एकदम करेक्ट है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था कि अमेंडमेंट्स, कमीशंस, कमिटीज, ठीक है, इसके साथ साथ आपके जो पीएम सीएम, मतलब ये सब आपकी जो लिस्ट होती है, ठीक है, सेंडिंग ऑर्डर्स वगैरह में, साथ ही साथ जो केसेस हैं, ये सब के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखोगे इस पर्टिकुलर पेपर में दो क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही दिख गए, और एक आपका लैंग्वेज वाला भी था। अगर आप इनडायरेक्टली देखो, उसको समझो, तो आपका इनडायरेक्टली अमेंडमेंट से ही बेसिकली वो पूछा था, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन तो आपको यहीं से ही दिख रहे हैं। तो एक ना एक क्वेश्चन तो आपको हमेशा दिखेगा, ऐसा नहीं है कि हर साल आपके 2 से 4 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, ठीक है। एक ना एक क्वेश्चन आपको इन टॉपिक से जरूर दिखता है। तो इनको जरूर यहाँ पे प्रिपेयर कर लेना। और ये आपको जो दे रखा है यहाँ पे क्या है, एकदम करेक्ट है, ये आपको याद रखना है। और ये आपकी सेटअप हुई थी 1953 में, ठीक है। तो यहाँ पे ईयर भी आपको याद रखना है, और कौन सी कमीशन किससे रिलेटेड है यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे काका कालेलकर कमेटी जो है, ये बेसिकली आपकी आपकी बैकवर्ड क्लासेस के लिए यहाँ पे बनी थी, 1953 में यहाँ पे बनाई गई थी, सेटअप करी गई थी। फिर दूसरा ऑप्शन यहाँ पे, मतलब स्टेटमेंट आपको दे रखी है यहाँ पे, द थर्ड बैकवर्ड क्लास कमीशन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पॉपुलरली नोन एज मंडल कमीशन। अब देखो, मंडल कमीशन की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो मंडल कमीशन आपका यहाँ पे जो है, ये बेसिकली आपकी थर्ड नहीं थी, ये आपकी थी सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इनको दे दिया इनको थर्ड, ठीक है।
तो ये आपकी सेकंड कमीशन था जो आपका बैकवर्ड क्लासेस के लिए बेसिकली बनाया गया था। तो यहाँ पे इसका नाम याद रखना, मंडल कमीशन था और ये बनाया गया था 1979 में। और ये आपका गलत है क्योंकि इन्होंने थर्ड दे रखा है, अगर यहाँ पे सेकंड दिया होता तो ये होता आपका एकदम करेक्ट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर अपना क्या है यहाँ पे, वन ओनली अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। तो प्लीज इस चीज को यहाँ पे याद रखना। इसको चेयर किया गया था यहाँ पे बीपी मंडल द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादातर नाम आप जो देखोगे ना कि ये पर्टिकुलर कमीशन है, जैसे मंडल कमीशन है, तो यहाँ पे जो उसके चेयरमैन है, जो उसके हेड हैं, उन्हीं के ही नाम पे या उनके सरनेम पे बेसिकली कमीशन का या फिर कमेटी का नाम रखा जाता है, ठीक है। तो जैसे ऊपर वाले में भी देखोगे तो जिसको जिसने हेड किया था उन्हीं के ही नाम पे उस कमीशन का नाम रखा था, वही सेम चीज आपको नीचे भी दिखेगी, ठीक। तो ये पॉइंट आपको क्या रखना है यहाँ पे, याद रखना है। अपना करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे वन ओनली। फिर अगले क्वेश्चन पे चले। अगला आपको दे रखा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब यहाँ पे ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आप इसको करंट अफेयर में इसको क्या बोलते हैं, आप लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं इन चारों के ऊपर, हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो पहला आपको दे रखा है यहाँ पे विद्या प्रवेश, ठीक है। अब विद्या प्रवेश जो है ये एक तरीके का आपका स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल है। जैसा अब आपको याद हो, अगर हमने पिछले ही वीडियो में इकोनॉमी में भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, तो आपको यहाँ पे इससे थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा। ये बेसिकली आपका 3 महीने का एक तरीके से स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहीं से भी आपका टीचर से रिलेटेड ट्रेनिंग की बात नहीं करता है, तो आप इसको क्या कर दो कि कैंसिल आउट कर सकते हो। फिर आपको दे रखा है यहाँ पे निष्ठा, ठीक है। अब निष्ठा का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ये आप लिख लेना, ठीक है। वीडियो पॉज करके यहाँ पे बता दे रहा हूँ, उसको लिख लेना। निष्ठा का फुल फॉर्म है आपका नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। अब इसको नाम में ही आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्कूल हेड और टीचर्स के होलिस्टिक एडवांसमेंट के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ट्रेनिंग की ही बात करी जा रही है। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा जो आपको यहाँ पे पूछा है। इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे निष्ठा। निष्ठा का फुल फॉर्म वापस बता रहा हूँ, याद रखना, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ठीक है। ये आपका क्या है यहाँ पे, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है टीचर्स का, और ये पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस तरीके से भी आपको यहाँ पे मान लो कोई स्टेटमेंट देते तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ठीक है। और ये जो आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो बेसिकली आपका निष्ठा है, ये आपका अंडर आता है समग्र शिक्षा के, ठीक है। समग्र शिक्षा के अंडर बेसिकली आपका यहाँ पे रिलाय करता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट क्या है आपका, एक इंपॉर्टेंट है। और बाकी आपको जैसा दिख रहा है कि यहाँ पे जो इनका मेन एम है वो ये है कि हम किस तरीके से टीचर्स जो अभी प्रेजेंट टाइम में जितनी उनको नॉलेज है उससे कई हद तक और ज़्यादा हम बेसिकली इनको नॉलेजेबल बना पाए। यहाँ पे मान लो कोई भी ऐसा चीज़ है जिसमें वो लैक कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे वो उनको इम्प्रूव कर सके ताकि वो बच्चों को और अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सके, उनको पढ़ा सके, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर बेसिकली यहाँ पे फोकस किया जाता है। तो करेक्ट आंसर तो अपने को मिल चुका है, पर हम सी और डी भी हम देख लेते हैं। तो सी आपको बोल रहा है यहाँ पे विद्यांजलि। अब देखो विद्यांजलि यहाँ पे जो है कि ये स्कूल वॉलेंटियर आपका प्रोग्राम है, जो कि बेसिकली आपका जो रिटायर्ड टीचर्स होते हैं ना, जो आपके रिटायर्ड टीचर्स हो गए या फिर जो कम्युनिटी में लोग काम करते हैं, ठीक है, वो सब आपके यहाँ पे इसमें एज अ वॉलेंटियर यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको बस यहाँ पे याद रखना है। और ये एक तरीके के ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए आपका यहाँ पे ये बनाया गया है। तो कहीं से भी आपका ये टीचर से रिलेटेड ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे किससे रिलेटेड बात कर रहा है, जो भी आपके रिटायर्ड टीचर्स हो गए, प्रोफेशनल्स वगैरह हो गए, जो आपकी कम्युनिटी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सारे लोग बेसिकली आपके आते हैं और एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ को यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू वहाँ पे ये करते हैं, बच्चों के साथ मिलके उसको लागू करते हैं, या फिर आप बोलो वहाँ पे उसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। अब लास्ट आपको दे रखा है यहाँ पे दीक्षा। अब देखो दीक्षा का फुल फॉर्म याद रखना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये आपका एक तरीके का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। जैसा आपको नाम से भी दिख रहा होगा, ये आपका क्या है यहाँ पे, ये एक आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि टीचर्स के लिए ही बनाया गया और स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्या है, ये एक तरीके का आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है, जहाँ पे आपको ई लर्निंग मिलती है, ठीक है। तो ई लर्निंग मॉड्यूल्स बेसिकली आपको यहाँ पे मिलेंगे, रिसोर्सेज वगैरह मिलेंगे, लेसन्स वगैरह जो आपके रहते हैं वो आपको मिलेंगे डिजिटली, ठीक है। डिजिटली को यहाँ पे बोलते हैं ई लर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। तो इसमें भी अगर आप देखो तो ये बेसिकली आपका एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप आपका जो निष्ठा जो आपकी स्कीम है ना, ये यहाँ पे इनिशिएट हो रही है, ठीक। तो ये भी पॉइंट आप यहाँ पे ऐसे याद रख सकते हो कि दिशा जो आपको दे रखा है ना, दो दीक्षा जो है बेसिकली, दीक्षा आपका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे जिसके थ्रू निष्ठा जो स्कीम है वो यहाँ पे इनिशिएट हो रही है।
ठीक है, तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, और स्कीम से रिलेटेड तो जनरली क्वेश्चन आता ही आता है, तो वो आपको यहाँ पे ज़रूर देखना है, ठीक है। तो इसके साथ हमने अपने सारे पॉलिटी के रिस्पेक्ट में सारे क्वेश्चन हमने कर लिए जो भी आपको पिछले सीडीएस में पूछे थे। बाकी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना, वहाँ पे आपको मैं आंसर कर दूंगा। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, और लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी पीवाईक्यू सीरीज़ वगैरह अगर आपने अभी तक वीडियोज़ नहीं देखे तो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अपने हिसाब से अगर आपको देखनी हो तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।